गोदरीपल्ली गांव में एक मिट्टी के घर में जो बड़ी बुरी हालत में था, वीरैया और उसकी पत्नी सुभद्रा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। ये जोड़ा बड़ी मेहनत से मजदूरी करता था और पैसे कमाता था और उस पैसे से वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे थे और बेटा भी लगन से पढ़ाई करके अच्छे अंकों से पास हो रहा था। लेकिन फिर उनके पास अपने बेटे को आगे पढ़ाने के लिए पैसों की जुगाड़ न हो सके। तब अभिमन्यु शहर में एक ऑफिस बॉय के रूप में नौकरी पर लग गया और पैसे कमाने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अभिमन्यु अब विवाह योग्य हो गया था। माता पिता ने उसकी शादी करने की सोची। माता पिता शादी के बारे में उसकी भी राय जानना चाहते थे और इसलिए एक दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तुम्हारा क्या कहना है? अरे तू शादी के लिए मानता क्यों नहीं? मुझे घर के साथ साथ मजदूरी पर जाना मुश्किल हो रहा है बेटा। बहू होगी तो दोनों काम संभल जाएंगे ना। अभिमन्यु बिना एक शब्द बोले बस उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें पीछे से टूटा हुआ घर दिखाता है। पहले घर की हालत ठीक करने की सोचिए, पहले इसकी मरम्मत कीजिए, तब करूंगा शादी। अरे बेटा, जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उससे शादी करने के बाद मुझे थोड़ी जमीन मिली। शादी करके तुम्हारा भाग्योदय हो सकता है ना। बड़े लोग कहते हैं शादी करो और घर बनाओ, फिर देखो जिंदगी क्या है। खैर, फिर वीरैया और सुभद्रा ने अपने बेटे को शादी के लिए मना ही लिया। एक दिन वे शशि रेखा नाम की एक लड़की को देखने गए जो 25 मील दूर गंगापुरम में रहने वाली माधवैया की इकलौती बेटी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद भी कर लिया। शशि रेखा अभिमन्यु को अपने दुर्भाग्य के बारे में बताना चाहती थी। वो अभिमन्यु से अकेले में बात करना चाहती थी। वहाँ सिर्फ वे दोनों खड़े थे। शशि रेखा बिना कुछ कहे चुपचाप सुबकने लगी। ये देखकर अरे अरे ये क्या है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधे सीधे बता दो। अगर तुम ऐसे खड़े होकर रोने लगोगी तो सब सोचेंगे मैंने कुछ गलत किया है। ऐसा कुछ नहीं है जी। बात ये है कि प्लीज मुझसे शादी मत करो। सब यही मानते हैं कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरे अपनों के साथ साथ और सभी मुझे डांटते हैं। जब वे बाहर जाते हैं या जब वे पानी पीते हैं या मिलते हैं तो मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से वो सोचते हैं कि मैं उनके लिए अपशकुन हूँ। अब तो मैं भी इसे सच मानती हूँ। अभिमन्यु को उसकी बातों में ईमानदारी दिखाई थी और उसने उसे पसंद कर लिया। इस तरह दुर्भाग्यशाली होने के बावजूद दोनों की शादी हो गई और नई बहू ससुराल आ गई। शशि रेखा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वीरैया मजदूरी का काम करने गया तो वो पहली मंजिल से फिसलकर गिर गया। उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और बिस्तर पर लेटा था। अपने पति को इस हालत में देखकर सुभद्रा रोने लगी। अभिमन्यु ने अपनी माँ को सांत्वना दी और अपना फर्ज निभाया। शशि रेखा भी सास और ससुर का ख्याल रख रही थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। अचानक अभिमन्यु की नौकरी चली गई। अब तो उनके लिए असली मुश्किलें शुरू हो गई थी, क्योंकि अब दोनों आदमी बिना किसी कमाई के घर पर बैठे थे। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर में खाना बनाने का इंतजाम था। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वे वीरैया को जांच के लिए अस्पताल भी नहीं ले जा पा रहे थे। वे दयनीय स्थिति में थे। सुभद्रा ने शशि रेखा को डांटना शुरू कर दिया। शशि रेखा जो हुआ था उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और रो रही थी। जो कुछ तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ना था बिगाड़ दिया। अब तुम क्यों खड़ी होकर आंसू बहा रही हो? जब तुमने शादी से पहले बताया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब पिताजी बिस्तर पर हैं। मैं भी बिना किसी काम के सड़कों पर हूँ। छोटे से छोटा काम भी नहीं मिल रहा। सच में तुम दुर्भाग्य का पहाड़ हो, सच में। एक तरफ सास की डांट और दूसरी तरफ अभिमन्यु के कड़वे शब्दों ने उसे रुला दिया। लेकिन परिवार की देखभाल करना उसका कर्तव्य है, ये सोचकर एक दिन उसने अभिमन्यु से कहा, सुनिए जी, मैं आपसे एक मदद के लिए पूछना चाह रही थी। तुम्हें मेरा घर छोड़ने के लिए अनुमति की आवश्यकता है या तुम हमारी संपत्ति चाहती हो? शशि रेखा को उसके कड़वे शब्दों से झटका लगा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और मैंने ब्यूटिशियन का एक कोर्स सीखा है और मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं एक ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती हूँ। हम किस हालत में हैं?
और तुम ये क्या कह रही हो? अगर हम ये शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एक दुकान होना चाहिए या सलून होना चाहिए, और इस स्थिति में दोनों ही संभव नहीं है। मैं एक ऐसे पेड़ की चाय में शुरुआत करूंगी जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। आप बस हाँ कह दो। महिलाएं एक बार का खाना छोड़ सकती हैं, लेकिन चेहरे पर चमक के बिना नहीं रह सकती। इसमें मुझे अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप बस मुझे परमिशन दो और साथ अपना आशीर्वाद दे। आप दोनों की रजामंदी से मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगी। शशि रेखा की बातों से अभिमन्यु का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। उसने अपनी माँ सुभद्रा से बात की और एक पेड़ की छाया के नीचे ब्यूटी पार्लर शुरू करने की अनुमति दे दी। शशि रेखा अपनी सास को मना लेती है और एक पेड़ के नीचे ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गांव के लोग पेड़ के नीचे लगी उसकी दुकान को देखकर हंस रहे थे, लेकिन कोई खुद को संवारने नहीं आ रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तब एक दिन अभिमन्यु आया और उसे इस तरह पैसे बर्बाद करने के लिए खूब डांटने लगा। उसी समय अर्चना नाम की एक लड़की अपनी कार में आई और पूछने लगी, सुनिए, किसी पेड़ के नीचे ब्यूटी पार्लर है सुना? ये वही है। उसने कुर्सी रख दी। अर्चना कुर्सी पर बैठ गई। शशि रेखा ने आधे घंटे में ही उसे इतना खूबसूरत बना दिया। जिस तरह से उसने किया, अर्चना बहुत प्रभावित हुई। उसने खुशी खुशी उसे और ज्यादा पैसे दिए। सज धज कर अर्चना शहर में घूमने लगी। शशि रेखा अब एक प्रसिद्ध ब्यूटिशियन बन गई और उसका बड़ा नाम हो गया। उसके ब्यूटी पार्लर के सामने लेडीज की लाइन लगने लगी और सभी लोग उससे अपने आप को और सुंदर बनवाना चाह रहे थे। उसने खूब पैसा कमाया और नाम भी, लेकिन साथ साथ उसने अपने परिवार वालों की पूरी देखभाल की और उन्हें भी खुश रखा। बाद में अपनी दुकान भी खोली। रामपुर नाम के गांव में सुब्बैया नामक एक किराना व्यापारी रहा करता था। उनकी शारदा नाम की एक पत्नी थी और सुनील नाम का एक बेटा। सुब्बैया के जीवन में कोई परेशानी नहीं थी और जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन सुबह जब उसकी पत्नी शारदा नाश्ता बना रही थी तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, हमारे पुजारी की बेटी का सिजेरियन ऑपरेशन होना है और बेचारा, उसे पैसों की जरूरत है। अगर हम उसकी मदद कर सकते तो अच्छा होता। हमारे घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में वही आगे बढ़कर पूजा करवाते हैं, लेकिन कभी मुंह खोलकर पैसा नहीं मांगा है आज तक। अगर तुम चाहो तो मैं 20,000 का तुरंत इंतजाम कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा चाहिए तो गोपाल से कर्ज लेना होगा। हाँ, गोपाल से पूछ लो। धीरे धीरे हम उसका कर्ज चुका सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे सिर्फ 20,000 देंगे तो बाकी के पैसे कहाँ से लाएगा बेचारा, शारदा ने कहा। इस तरह वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे और जो कुछ उनके पास था उसमें सोच समझ के खर्च करके खुश थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन जब पुजारी उनके घर आए तो उन्होंने सुब्बैया को बुरी तरह से खांसते देखा। तब पुजारी ने सुब्बैया से पूछा, अरे सुब्बैया जी, आप तो बहुत खांस रहे हो, क्या ठीक महसूस नहीं हो रहा? आइए पुजारी जी, बैठ जाइए। कुछ खास नहीं है, बस यूं ही खांसी आ गई। तभी शारदा किचन से बाहर आई और यूं बोली, ये तो हमेशा ही खांसते रहते हैं, अब तो हमें इनके खांसने की आदत सी हो गई है। अपनी दुकान में बैठकर दिन भर तंबाकू चबाते रहते हैं। सुब्बैया जी, कृपया मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। आपको ऐसा कह रहा हूँ, एक आदमी को सबसे पहले एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। वैसे मैं जो समाचार लेकर आया हूँ उसके बारे में आपको बता दूं। आपके बेटे सुनील के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अगर आप हाँ कहें, अगर लड़की अच्छी है और अच्छे परिवार से है तो हमारे लिए काफी है। पुजारी ने सुब्बैया के सारे सवालों के जवाब दिए और बिना ज्यादा दिन बिताए कुछ ही समय में सुनील और सुमा की शादी भी हो गई। सुमा अपने ससुराल आ गई। 1 सप्ताह ही हुआ था शादी को कि एक दिन शारदा दौड़ती हुई अपने पति के पास आई और उसे ये बात बताई। अरे सुनो जी, पिछवाड़े में हमारी गाय मरी पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मुझे लगता है किसी जहरीले सांप ने काट लिया।
सुब्बैया पूरी तरह से निराश हो गया। ओहो, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने उस गाय को खो दिया। देखते अब आगे क्या करेंगे, उसने कहा। लेकिन उसके बाद से सुब्बैया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही गई। उसी दौरान सुनील का भी दूसरी जगह तबादला कर दिया गया और अब वो भी अपने बाप की सही तरह से देखभाल करने में नाकाम महसूस कर रहा था। जो भी कुछ बुरा हो रहा था, शारदा को लगने लगा था कि ये सब नई बहू के आने की वजह से है। वो उसे हर छोटी बात के लिए डांटने लगती थी और अपनी बहू से बैर रखने लगी थी। क्योंकि सुनील दूसरे शहर में काम कर रहा था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन सुब्बैया की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद शारदा उदास और गुस्सा होकर बहू से गलत बात कहने लगी। तुम्हारे घर में प्रवेश करने के एक सप्ताह बाद ही हमारी गाय जो हमें इतना अच्छा दूध दे रही थी मर गई, और फिर मेरा बेटा अपने पिता के पास ना रहकर दूसरे गांव चला गया। आज मैंने अपने पति को भी खो दिया। तुम जब से आई हो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो इस तरह अपने दुख की वजह बहू पर थोपने लगी और उसे मारने लगी। तो सुनील नाराज हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या है माँ? क्या आप होश में रहकर ये सब बोल रही हैं? आप ऐसे बोल रही हैं जैसे हमारी हर मुसीबत की जड़ सुमा हो। ये तो गलत बात है। तू अपनी पत्नी की तरफ से क्यों बोल रहा है रे? हमारे घर का सारा तारतम्य ही बिगड़ गया। अपनी माँ की बात पर सुनील और भड़क गया। सब कुछ के लिए सुमा ही एकमात्र कारण है। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे के आंगन को साफ करो, सांप और अन्य कीड़े घूमते हैं, लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी? ऊपर से पिताजी कहने लगे कि वे पेड़ नहीं काटे जा सकते क्योंकि वे उनके पिता ने लगाए थे, और आप इस बात पर हमेशा उनका साथ देती रही। अगर आपने पीछे के आंगन को साफ रखा होता तो वहां सांप क्यों घुसता और हमारी गाय को क्यों डसता? अब रही मेरे तबादले की बात, क्या सुमा ने मेरे अधिकारियों को फोन किया और उनसे मेरा तबादला करने को कहा? जब मैं पिताजी को अस्पताल ले जाता था तो मैं नियमित रूप से ऑफिस नहीं जा पा रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरा तबादला कर दिया। और पिता की मृत्यु हुई तो कैसे हो गई? कितनी बार मैंने उनसे कहा कि तंबाकू मत चबाओ, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और न कभी हमारी बात मानी, इसलिए उनके फेफड़े खराब हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसका कारण सुमा कहां से हो गई माँ? बेटे के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को शारदा बड़े ध्यान से सुन रही थी और सुनील बोलता ही जा रहा था। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो मुख्य रूप से हमारी वजह से। अनावश्यक रूप से सुमा पर दोष ना मरो माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब बेटे ने उसे बताया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखें खुल गई। तब से वो अपनी बेटी की तरह सुमा की देखभाल करने लगी और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।